नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की, और वो भी क्या, प्रश्न उत्तरी के लिए। आपके लिए ही विशेष तौर पे प्रश्न उत्तरी की क्लासेस चल रही हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आने के 100% आपसे ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि लगे हुए क्वेश्चन और आगे आगामी आने वाली आपकी जो आर्मी की भर्ती है उसके लिए ही हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। और हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्थायी नाम को हटा दिया जाता। तो आपको एक तो ये अंडरलाइन करनी है कि आपको पूछा क्या है। आपको ये देखना है कि स्थायी अध्यक्ष पूछा है या सीधा ये पूछा है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। यदि आपको ये स्थायी नाम नहीं देता तो ऑप्शन ये सही होता। कौन होता, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और दूसरी बैठक में, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष। ये क्या बने, प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष। देखो दोस्तों, प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे। अब आगे ऑप्शन है बी एन राव। ये क्या थे, ये संविधान के सलाहकार थे। संविधान में क्या करते थे, सलाह देने का काम करते थे। तो आपसे पूछ लिया जाए संविधान के सलाहकार कौन थे। संविधान के सलाहकार कौन है, बी एन राव संविधान के सलाहकार बने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एस सी मुखर्जी। तो संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष लिखो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष, प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष हैं एस सी मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, संविधान के सलाहकार, सलाह देने का काम कौन करते थे संविधान सभा को, तो संविधान सभा को सलाह देने का काम करते थे बी एन राव। बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, दूसरी बैठक में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमें कमेंट करके बताते रहा करो आप। सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपको बता दूं, टंगस्टन का, पहले तो हम इस चारों का प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह, लिथियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Li होता है। लिथियम का आपसे आर्मी में क्वेश्चन किया जाता है कि कई बार प्रतीक चिन्ह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो W टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है। और ओसिमियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, OI होता है। OI ओसिमियम का प्रतीक चिन्ह। हाइड्रोजन का आपको प्रतीक चिन्ह पूछ दिया जाए, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H। जो आवर्त सारणी का मैंने क्या बताया था, प्रथम तत्व बताया था सबसे हल्की धातु। तो आपसे पूछ ली जाए सबसे हल्की धातु पूछिए, सबसे हल्की गैस पूछता तो हाइड्रोजन होता, जबकि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु आपको बताना है लिथियम। आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, तो ये क्या है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, गलनांक वाली धातु। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होने के कारण ही इस टंगस्टन को किस में उपयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब जो होते हैं उसके उसके फंडामेंटल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा गर्म टेम्परेचर को ज्यादा सहन कर सकते हैं। क्या है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो आपको आंसर करना है टंगस्टन। सबसे भारी धातु पूछे तो ओसिमियम, ये क्या है, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। तो हमने क्या क्वेश्चन कर लिए इसमें, एक तो सबसे सर्वाधिक गलनांक वाली धातु पढ़ ली, कौन सी, टंगस्टन।
सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओसीमियम, ओसीमियम, ठीक है। और बात करते हैं सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। और सबसे हल्की गैस आपसे पूछ लिया जाए सब तो परमाणु, सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? तो हाइड्रोजन से बनने वाला परमाणु क्या होता है? सबसे हल्का परमाणु होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं रोज एक दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब इस क्लास में हम कौन सा दिवस लेके आए हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे करा दिया विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस, योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार योग दिवस के अनुसार देखें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। परंतु हम तो यहाँ कहाँ छोड़ने वाले हैं, इसमें तो 4 ऑप्शन हो रहे हैं। 4 ऑप्शन। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब बात करते हैं 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या, जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। आगे बात करें 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस, शहीद दिवस। ये आपसे आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। वापिस से एक बार, आज हमने कितने दिवसों के बारे में चर्चा की है? 4 दिवस। कौन कौन से दिवस हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 7 अप्रैल को ये क्या हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी स्थापना हुई थी। आगे आपको डेट आपको बतानी है कि कब हुई थी, 7 अप्रैल। आगे डेट बतानी है आपको कब हुई थी, ठीक है, वो कमेंट करके बतानी है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। बताया है मैंने, विश्व योग दिवस पीछे की कक्षा में पढ़ाया है, कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हमने सबसे भारी धातु की बात कर ली है, सबसे हल्की धातु की बात कर ली है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओसीमियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और सबसे सर्वाधिक गलनांक वाली धातु की बात करें तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। हमने बात कर ली है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? तो प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष बनते हैं एस सी मुखर्जी। और बात करते हैं कि संविधान के सलाहकार कौन है? तो संविधान के सलाहकार कौन बने थे? बी एन राव संविधान के सलाहकार बने थे। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना अस्पृश्यता का अंत कहलाता है। यह वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? आपसे ये पूछा है। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 32, ये इसमें ऑप्शन है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं अस्पृश्यता के अंत की। अस्पृश्यता का वर्णन तो हमें अनुच्छेद 17 में मिलता है। ये मूल अधिकारों में है। अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते हैं? हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत के बारे में इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 17 में। बात करते हैं अनुच्छेद 52 में कि इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 52 में वर्णन मिलता है कि अनुच्छेद 52 में भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। लिखो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि भारत देश में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन मिलता है? ग्राम पंचायतों का वर्णन, ग्राम सभा का वर्णन मिलता है, या ग्राम पंचायतों का वर्णन, ग्राम पंचायतों का वर्णन। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्मी में तो बहुत बार। ग्राम पंचायतों का वर्णन
का वर्णन। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि किसी भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों का खंडन हो रहा है तो इसमें अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में क्या जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 32 से मिलता है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिटें इसमें जारी होती है। इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने इसे मूल अधिकारों की आत्मा कहा। लिखो दोस्तों, अंबेडकर ने इसे मूल अधिकार की आत्मा कहा। इसे मूल अधिकार की आत्मा कहा। मूल अधिकार की आत्मा कहा। आत्मा कहा। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 21 को क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों की आत्मा। अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार की आत्मा। सीधा ही पूछा जाए मूल अधिकार की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार की आत्मा। मूल अधिकार की आत्मा। आत्मा अनुच्छेद 21 को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्मी में भी आता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को। प्रस्तावना कौन सी है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो प्रस्तावना है ना, इसको क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं? देखो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 21 में को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। प्रस्तावना को मूल संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मूल संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को मूल संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन हमारा है जो कब से प्रारंभ हुआ, ये आपसे डेट पूछी हुई है। ये कई बार आर्मी में ये डेट पूछी जाती है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आपसे पूछ लिया जाए स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ, किसने की थी, तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन है। तो उस एक ही क्वेश्चन में मैं ये सभी क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 2020 को, और ये किस घटना के कारण बाद में स्थगित हो जाता था? चोरी चोरा जो घटना थी उसके 5 फरवरी 1922 को हुई थी, उसके बाद में ये क्या हो जाता है? स्थगित हो जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। किसने की थी? आपसे पूछ ली जाए किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1923 को। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन आर्मी में कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को हुई, और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने। 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन चला था? 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन चला? तो आपसे पूछ लिया जाए तो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चला।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछ लिया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, तो 6 अप्रैल 1930 को चला था। और कब ये नमक का कानून था, कब नमक बनाकर ये काला कानून तोड़ा गया था, तो आपको ये कमेंट में बताना है। और 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन चला था, तो 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन, असहयोग, असहयोग, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चला था, असहयोग आंदोलन चला था 8 अगस्त 1942 को। आपसे पूछ लिया जाए ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों असहयोग आंदोलन तो कब हो गया, कब हो गया असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 को हो गया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन। इसी में एक नारा लगा था, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, और करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, 8 अगस्त 1942 में दिया किसने था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और किस आंदोलन में दिया, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। असहयोग आंदोलन कब स्थगित होता है, तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित होगा, 5 अप्रैल 1942 को चोरी चौरा कांड की घटना के कारण असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। बात करते हैं लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है, या लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो दोस्तों डायप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। बात करते हैं डेसिबल में, डेसिबल में ध्वनि की गति मापी जाती है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। एम्पियर में क्या मापी जाती है, विद्युत धारा। ये कई बार आर्मी में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ध्वनि किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। कैंडेला ज्योति तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो कैंडेला में ज्योति तीव्रता मापी जाती है। और डायोप्टर में क्या मापी जाती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, और एम्पियर में विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या किया, इस क्लास में हमने क्या किया, अप्रत्यक्षता के अंत के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 17 में मिलता है। ग्राम पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 40 में मिलता है, जबकि राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है, और वो भी किसके तहत, सर्वोच्च न्यायालय के तहत। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीटें जारी की जाती है। संविधान की आत्मा आपसे पूछ लिया जाए तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावनाओं कहा जाता है। और बात करते हैं संविधान मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त 1942 को। इसमें ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ, किसने की थी, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकता है, आर्मी में बार बार पूछे हुआ क्वेश्चन है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब और किसने की और कब की गई। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता तो डायोप्टर में मापी जाती है, जबकि ज्योति तीव्रता की क्षमता कैंडेला में मापी जाती है। बात करते हैं ध्वनि की गति किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि की गति डेसिबल में मापी जाती है। और विद्युत धारा की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो विद्युत धारा की क्षमता एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो ये प्रश्न करा रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद। आगे के टॉपिक हमारे सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
आगे जो और प्रश्न है वो अगली कक्षा में।